Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. वेलकम स्टूडेंट, दिस इज विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो पूरे चैप्टर का टॉपिक दोस्तों यही है कि जब लार्ज स्केल पर हमारा जब देश आज़ाद हो रहा था 14-15 अगस्त की रात में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस स्केल पे जो वायलेशन हुई थी और उस समय पे चैलेंजेस जो हमें देखने को मिले, एक तो जो हिंसा हुई 14-15 की रात को, उसके बाद जब हमने चुनौतियां झेली, हमें वो समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे भारत देश के अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे, जो उस समय उनको आज़ादी से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के कभी गुलाम भी नहीं हुए और वो अंग्रेज़ों के अंडर में रह के अपनी लाइफस्टाइल अच्छे जी रहे थे। तो उनके साथ चुनौती क्या सामना करना पड़ा भारत के लिए, भारत उनसे कैसे क्या कहते हैं फेस टू फेस हो पाया। एंड देन उसके बाद जब अगर उन्हें विलय कर लिया गया था, तो हमारे भारत देश की जो इंटरनल बाउंड्रीज थी उनको कैसे ड्रॉन अप किया जाएगा या कैसे उसको खींचा जाएगा, यानी कि कहाँ पे गुजरात होना चाहिए, कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली, कहाँ हरियाणा, या कैसे इसे बनाया जाएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा। ओके, सो वी गोना स्टार्ट दिस चैप्टर एंड इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जैसा कि आप सभी को पता है, नए राष्ट्र को बनने के लिए बहुत सारी चुनौतियां झेलनी पड़ती है, और अगर आप इंडियन हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड, ये अखबार आपको दिखाई दे रहा है द हिंदुस्तान टाइम्स का, उस समय पे छपा था ये फ्राइडे अगस्त क्या कहते हैं 15 तारीख को 1947 के अंदर। दोस्तों इसका कहने का मतलब है आधी रात को हम लोग आज़ाद हुए 14-15 की अगस्त, इसीलिए हम लोग इसे 15 अगस्त के दिन, आपको पता होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद से हमने इस दिन को अपना इंडिपेंडेंट डे बनाया, स्वतंत्रता दिवस बनाया। तो स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे पहले प्रधानमंत्री आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू बने थे। एक्चुअली उस टाइम पे इलेक्शन तो नहीं हुए थे, लेकिन डिक्लेयर हो गए थे कि यही बनेंगे इलेक्शन के बाद। और दोस्तों उस समय पे जब संविधान सभा बैठक हुई थी, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, विशेष सत्र बैठा था, तो उस समय नीति के साथ मिलन हुआ था इनका, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और इसके नाम से इसे बोला जाता है। तो इस हिसाब से हमारे देश में उस समय पे हमने हिंदुस्तान एक पूरी तरीके से 200 साल से गुलाम था बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। उसके बाद हम सभी क्रांतिकारी लोगों, जो देश के महान इंसान थे, उन सभी लोगों ने देश के अंदर भागीदारी निभाई और देश आज़ाद हो पाया। और दोस्तों इतना आसान नहीं था हिंदुस्तान को क्षण प्रतिपल और कुछ मूवमेंट्स में आज़ाद कर देना, या आज़ादी की लड़ाई को एकदम से बुलंद कर देना, वो इतनी आसान बात नहीं थी। इसमें समय लगा दोस्तों, और समय लगने के लिए हमें ही इस पूरे चैप्टर के अंदर इस कंटेंट को पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि कैसे आज़ाद मुल्क के लिए हमने स्टेप लिए। तो यहाँ पर जब आज़ाद मुल्क की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हमारा मेन लक्ष्य था स्वतंत्र भारत को बनाना, और उसके बाद कठिन परिस्थितियों के अंदर भी लोगों को वो सारी चीज़ें दे सके हम लोग, जो कभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोगों को नहीं मिली थी। तो इसीलिए 1947 के बाद जो हमारे शुरुआती समय थे वो बहुत ही क्रूशियल थे, चाहे बंटवारे से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे खाने पीने की चीज़ों से ले लीजिए, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं हमारे सामने, तो वो सब हम देख ही रहे थे। तो कहने का मतलब पूरे चैप्टर के अंदर शुरुआती समय में ये बताया हुआ कि आपको क्या लगता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तो आज़ाद होने के बाद क्या हमारे सामने कोई चुनौतियाँ नहीं थी? तो ऑफ कोर्स थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। कुछ तो रिसेंटली चुनौती थी जो उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, और कुछ बाद की भी चुनौतियां थी। तो पूरे चैप्टर के अंदर सब कुछ तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको 3 बेसिक चुनौतियां बताई हुई है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो इसका मतलब आप पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू जान लेंगे। समझ रहे हैं? तो 3 चैप्टर, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये 3 चुनौतियां ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी, चाहे संविधान सभा को, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, चाहे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, किसी को भी, तो वो चुनौतियां क्या थी? नंबर 1 था हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से सभी को एकता के सूत्र में बांटना, यानी कि क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कितने धर्म के लोग रहते हैं,
सभी को एकता के सूत्र में बांटना, यानी कि यूनाइट कर देना सभी को एक चीज के अंदर, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, उन सबको एक साथ लाना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात उसमें हमें जो देशी रियासतें हैं उनको भी मनाना है ना। अलग अलग क्षेत्र के विभाजन के बाद उनके अलग अलग डिमांड्स थे, उनके विरोध को भी फेस करना है। तो कहने का मतलब है सबको उन दिनों एकजुट ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप सभी को पता है घर में जब एक लोगों की सोच नहीं मिल पाती तो घर नहीं चल पाता है। ऐसे ही जब नेशन बिल्डिंग हो रहा था तो उस समय सबकी अगर एक सोच नहीं मिलेगी तो नेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहले चुनौती थी, आपको ये याद रखना है, एकता के सूत्र में बांटना, ठीक है, या बांधना आप बोल सकते हैं, सॉरी बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी कि लोगों को यूनाइट कर देना, वो बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ था, क्योंकि हर इलाके की अपनी पहचान होती है। और जब भारत देश आज़ाद हो रहा है तो कुछ हिंदू भाई पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान के लोग यहाँ आ गए, कुछ पाकिस्तानी लोग यहीं रहना चाहते थे। तो उन सबको ऐसा माहौल देना कि उन्हें फील हो कि सभी एक समान है, सभी एक जैसे हैं, है ना। उसके साथ था दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों, आज़ाद भारत के बाद लोकतंत्र की स्थापना करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने नेता को खुद चुन सकते हैं, अपने नेता को हम खुद चुन सकते हैं, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र जनता के द्वारा चलाया जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसके अनुसार संविधान के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो लोकतांत्रिक प्रथाओं को चलाना, मतलब लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को चलाना भारतीय संविधान के लिए गंभीर चुनौती थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि कभी देश ये नहीं चाहेगा कि एक डिक्टेटर्स के हाथ में निकलकर दूसरे डिक्टेटर के हाथ में चला जाए, क्योंकि वैसे भी भारत जब गुलाम था तो ब्रिटिशर्स ने कभी हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए, कभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया नहीं, कभी उन्होंने पार्लियामेंट नहीं बनाई। तो उन सभी के लिए सरकार ने, जो नई सरकार बनी आज़ाद भारत के बाद, उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करी और उन्होंने हर एक नागरिक से कहा कि हम हर एक नागरिक को पूरी तरीके से वोट का अधिकार देंगे, मौलिक अधिकार देंगे, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनको सारी बुनियादी सेवाएं मिलेगी जो लोकतंत्र के अंदर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। इवन संसद बनाई जाएगी जिसमें जनता के प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो संसद में जाके बैठेंगे और उनके विकास के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर था दोस्तों, जो आज की डेट में बहुत सारी कंट्रियों के सामने नहीं है, लेकिन हमारे देश में हमने आज़ाद भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई संविधान में लोकतांत्रिक प्रथाओं का विकास करना और उसके हिसाब से जनता चलेगी। तो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। एंड देन तीसरा पॉइंट, पूरे समाज के लिए विकास के कल्याण के बारे में सोचना, क्योंकि अब सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभी को ऐसा तौल नहीं पाता है, समानता का बर्ताव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश क्या करी गई, जो बेचारे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उन सभी के लिए हमने क्या करा, उनके आर्थिक विकास के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिक नीति बनाई, हमने नई नई पॉलिसीज़ बनाई। हमने सोचा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे जो सभी का अपने आप ही पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। आपको पता होगा हम लोगों ने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे आप DPSP बोलते हैं, जैसे आप राज्य के नीति निर्णय सिद्धांत बोलते हैं। मतलब किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी CM चुन के आता है ना, तो उसका मेन काम होता है कि इस डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत अपने नागरिकों के बारे में सोचे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, हम लोगों ने बनाया। और विकास कल्याण के लिए फिर हमने उनके लक्ष्यों को तय करने की कोशिश करी। हमने सोचा कि ये एम होगा, इस तरीके से हम विकास करेंगे। तो इसीलिए आपको पता होगा 1951 के बाद हमने 5 ईयर प्लान भी बनाने चालू करे, ताकि सभी पूरे समाज का कल्याण हो सके। पंचवर्षीय योजना दी गई। तो दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान के सामने आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चुनौतियां थी। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। भाई भारत से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी इसमें। बच्चों ने कमेंट करा कि आप सर इसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के बनाइए, पेपर आने वाले, तो कोशिश मेरी पूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं हम। जब ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो भारत आज हम बोल सकते थे, उसका पार्टीशन हुआ तो आपको पता है 2 देश सामने आए, इंडिया और पाकिस्तान।
तो दर्दनाक जो हमें अस्तित्व देखने को मिला 14-15 अगस्त के बाद, तो वो कैसे पार्टिसिपेट हुआ, कैसे बटा, इस राजनीतिक घटना का चक्र जो चला वो कैसे चला, मतलब ऐसा हुआ क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया को अगर बांटा गया ना, तो टू नेशन थ्योरी के द्वारा बांटा गया। टू नेशन थ्योरी सबसे ज़्यादा पेपर में आती है। टू नेशन थ्योरी द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या। द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया कि भारत एक ऐसी कौम है जो हिंदू जाति के लिए, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत जो भारत है वो हिंदुओं के बारे में सोच रहा है, मुसलमानों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत देना पड़ेगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी। उसने बोला कि मुस्लिम लीग का ये सबसे बड़ा हेड था और बाद में आज़ाद पाकिस्तान का सबसे पहला जो आप बोल सकते हैं हुकूमत करने वाला वो बना था। उसके हिसाब से भारत में दो लोग शामिल थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों, और उसमें मुसलमानों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा था। इसीलिए मुसलमानों को अलग देश बनाने के लिए इसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सामने दी। टू नेशन थ्योरी का मेन मकसद यही था दोस्तों कि हिंदू और मुसलमानों के लिए, दोनों कौमों के लिए अलग अलग देश बनाया जाए। बल्कि कांग्रेस ने सिद्धांत का विरोध करा। उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान अलग बनाएं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ब्रिटिशर्स के बीच जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि पाकिस्तान को अलग देश बनाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1950 के बाद या उससे पहले जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी दोस्तों, वो संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के बारे में नहीं, हिंदुओं के बारे में सोचती थी। ऐसा किसको लगता था? ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था दोस्तों। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगता था, इसी वजह से उन्होंने अलग कौम की मांग करी, अलग देश की मांग करी, और ये चीज उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने रखी। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के लास्ट वायसराय थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट थे। और सिंपल सी बात थी कि इनका भारतीय लोगों का मकसद नहीं था कि पाकिस्तान अलग हो, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने कहा कि हमें भैया पाकिस्तानियों के बारे में भी सोचना होगा। तो इसी वजह से पूरी तरीके से फैसला किया गया कि टू नेशन थ्योरी को फॉलो किया जाएगा और फिर पाकिस्तान अलग किया जाएगा। तो जब विभाजन हुआ दोस्तों, विभाजन की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। विभाजन की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, मतलब कहने का सेंस ये कि फैसला हुआ कि जिस भूमि को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत कहा जाएगा और बाकी दूसरा देश जो बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा। ये विभाजन बहुत ही दर्दनाक हुआ था, क्योंकि इसका फैसला करना और इसे अमल में लाना बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि किया गया जो धार्मिक विभाजन था ना वो बहुत बुरा था। क्योंकि इसके मायनों में ये कहा जा सकता है कि इकलौता जो मुसलमान कैटेगरी की जो कंट्री थी वो भूभाग पाकिस्तान तो था, लेकिन शेष भाग भारत कहलाया। तो नॉर्मल जनता को कैसे पता चलेगा इसके बारे में? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं, कोई फॉलोवर नहीं। तो दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग कौम के हिसाब से दूसरे इलाके बना दिए गए, लेकिन ऐसे इलाकों को मर्ज करना, दूसरे इलाकों को दूसरे इलाकों में लाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसकी वजह से आज़ाद भारत के सामने मुस्लिम बहु जनसंख्या वाले क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया गया और उसके बाद शेष हिस्से को भारत बनाया गया, जिसमें मुसलमान जाना चाहते तो चले जाएंगे, नहीं तो मुसलमान कुछ भारत के अंदर भी रह सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से विभाजन से जुड़ी 4 कठिनाइयां थी और सोचा गया कि यार अगर विभाजन की प्रक्रिया होगी तो सामने कठिनाइयां आएंगी क्या। तो एक एक करके इस पर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तान अलग हुआ था 14 तारीख को, तो उसमें चुनौतियां क्या क्या हो रही थी। सो नंबर 1 उसमें से सबसे पहले चुनौती थी कि ब्रिटिश भारत के सामने मुसलमान बहुदल क्षेत्र को एक समूह में लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके हिसाब से क्या तय करा गया? उसके हिसाब से तय करा गया कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। आज ये बांग्लादेश है जो 1971 के अंदर आज़ाद हो गया था और एट प्रेजेंट टाइम ये अभी भी है। 1971 के बाद ये कैसे आज़ाद हुआ, आपने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर इसे पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
और आप देख सकते हैं कि कैसे वो आज़ाद हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कि सभी मुसलमान भाई लोग जो थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार ये कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी तरीके से द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ हूँ, लेकिन सहयोग की बात ये थी कि वो अलग नहीं होना चाहते थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविज़न जो है, तो ये इलाका जो था वो पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी विलय होना पड़ा। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो बेचारे बहुसंख्यक प्रांत थे, जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, या गैर मुस्लिम क्षेत्र हो गए, उन सबको भी जानबूझ के क्या कहते हैं मर्ज करवा दिया गया था। तो ये बहुत दर्दनाक था। चौथी सबसे बड़ी चुनौती थी अल्पसंख्यक की संख्या के बारे में सोचना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान में भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में भी हैं। तो कुछ अगर ये दंगा सिर्फ हिंदू और मुसलमान भाइयों का चल रहा है, तो जो जैन हैं, पादरी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं, है ना, ऐसी कैटेगरी के सरदार हैं जो दूसरी कौम को मानते हैं, सिख लोग हैं दूसरी कौम को मानते हैं, तो उनके बारे में क्या सोचा जाएगा। तो अल्पसंख्यक के बारे में बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही थी, उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती होती है, वो जाए कहाँ। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, अगर आपको पता हो तो। दोस्तों ये चंद घंटों में ऐसे स्टेप लिए जाना बहुत मुश्किल था, नॉर्मल जनता इसके अंदर पिसती है, और ये सारी चुनौतियाँ विभाजन की प्रक्रिया के दौरान आई थी। कहीं कहीं किताबों में ये लिखा जाता है कि विभाजन की प्रक्रिया के अंदर इवन पैसे तक, इवन टेबल कुर्सी, इन सब को काट के बांट दिया गया था दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भाई दोनों देशों की जो टेरिटरीज थी वो एक ही से तो अलग हो रही है ना। तो इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि भाई सब कुछ आधा आधा होगा। जब विभाजन हुआ दोस्तों, तो उस समय लाखों की जनसंख्या को दुखद रूप से माइग्रेट होना पड़ा। लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए थे, जिनमें से हिंदू, सिख और मुस्लिम कैटेगरी के लोग ज़्यादा थे। ये इलाके इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर मुसलमान लोग जाने से कतराते थे, और जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे हिंदू और सिख जाने से कतराते थे। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे सीमाओं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था। बेचारों को अपनी संपत्ति छोड़ के आनी पड़ी। तो ये आपने देखा होगा गदर मूवी, जिसने नहीं देखी है तो आपने काफ़ी अच्छा समझा होगा, उसमें कुछ दिखाने की कोशिश करी गई है। एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर मिल्खा की कहानी बताई गई थी, जो कैसे उसके साथ दिक्कतें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें माइग्रेशन के परिणाम में आई थी कि जब लोगों को भागना पड़ा। इवन जब भाग रहे थे तो मैंने आपको मुसलमानों का और हिंदुओं का बता दिया, सिखों का बता दिया, बेचारों के साथ अत्याचार हुई, उनकी हत्याएं हुई। 5 से 10 लाख लोग, हाई पॉपुलेशन मैसेकेयर कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि उस समय पे जाने तो इतनी गई कि रैंडमली कोई आंकड़ा नहीं है। पुलिस प्रशासन इतना बढ़िया नहीं था। पुलिस प्रशासन में अगर बोला जाए तो जो पाकिस्तान से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उनका भी क्या कहते हैं, उनके लिए कुछ मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो उनसे बेतरतीब तरीके से क्या कहते हैं रवैया करते थे। बेचारों को अपने घर छोड़ के आने पड़े दूसरी कंट्री के अंदर। तो ये बहुत दर्दनाक था। तो प्रमुख देशों में सांप्रदायिक क्षेत्र बने थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं पंजाब एक हिंसा का क्षेत्र बना। कोलकाता था दोस्तों, कोलकाता था वो एक हिंसा का क्षेत्र बना। उसके बाद बंगाल था वो एक हिंसा का क्षेत्र बना, क्योंकि इन्हीं इलाकों के अंदर दोस्तों मुसलमान और हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। इसकी वजह से इन इलाकों के अंदर इतना ज़्यादा दंगा हुआ, कम्युनल रेट्स हुए, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लोग बेरुखी से बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए। जब लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा था तो शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ रहा था। वहाँ पे उन्हें गालियाँ मिलती थी, खाना खाने का प्रॉपर तरीका था नहीं। इवन कई शरणार्थियों को तो पनाह भी नहीं मिल पा रही थी, कई शरणार्थियों को तो खाने को नहीं मिल पा रहा था। तो कहने का मतलब है ज़बरदस्ती बेचारों को एक महीना, एक साल तक बेठिकाने उन्हें शिविरों में रहना पड़ा। तो ये दर्दनाक अगर आप पढ़ें और आप उसे फील करें तो आप समझ नहीं सकते कि बेचारे कितने दुख से झेल रहे हैं। फिल्मों के अंदर डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जिसने ये फील करा है दर्द, वो सिर्फ इस दर्द को समझ सकता है। तो कहने का मतलब फिर जब महिलाओं का सबसे बड़ा मामला होता है, बेचारों के साथ उनको अपहरण करा गया, उनके साथ रेप किया गया। बहुत से लोगों ने तो अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने बहू बेटे को खुद को ही मार डाला।
तो कहने का मतलब है बेचारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जितने भी थे उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ गया। कुछ बच्चे क्या कहते हैं अपने माँ बाप से जुदा हो गए, कुछ माँ बाप अपने बच्चों से जुदा हो गए, और लाखों शरणार्थियों को देश की आज़ादी के बाद भी कई महीनों तक शिविरों के अंदर रहना पड़ा और अच्छी ज़िंदगी की तलाश उन्हें करनी पड़ रही थी। जो वुमेन्स दूसरे इलाकों में माइग्रेट हुई थी उन्हें फोर्सफुली क्या कहते हैं जबरन शादियां करवाई गई, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती करना पड़ा, किन्होंने क्या कहते हैं बेरहमी से करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि विभाजन के परिणाम में यहाँ तक बोला जाता है कि देश के सामने वित्तीय संकट भी आ गए थे, इकोनॉमिक क्राइस भी आ चुका था। कुर्सियाँ, टेबल, टाइपराइटर, पुलिस, इवन जो म्यूजिशियन प्लेयर्स होते हैं ना, उन सब का क्या कहते हैं उन्होंने उनके टुकड़े कर दिए। 80 लाख से ज़्यादा लोग सीमाओं के उस पार गए, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ देश विभाजन की वजह से हुआ। देश उस समय पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे भी जूझ रहा था और साथ में वो इकोनॉमिक क्राइस से भी जूझ रहा था। तो 1950 का दौर बहुत दर्दनाक था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों रजवाड़ों के विलय के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि आज़ाद भारत के टाइम पे जो बेचारे नॉर्मल मजदूर लोग थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम जो रियासत के जो लोग थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बेचारे रजवाड़े थे, उनकी अपनी खुद की करेंसी होती थी, अपनी खुद की सेना भी होती थी, इवन अपनी खुद की हुकूमत भी हुआ करती थी कहीं ना कहीं। मतलब हमारे देश के अंदर जिस समय आज़ाद भारत था उससे पहले हमारे देश के अंदर 565 रियासतें थी। ये रियासतें इतनी स्ट्रांग थी, कहीं इन पे अपनी करेंसी थी, कहीं पे इनके अपनी खुद की इतनी प्रॉपर्टी थी कि बेशुमार दौलत थी। तो सबसे बड़ी चुनौती आज़ाद भारत की यही थी। 3 चुनौती तो मैंने आपको बता दी कि ठीक है, लेकिन एक चुनौती ये भी थी रजवाड़ों के विलय की समस्या, जैसे आप रजवाड़ों का एकीकरण बोल सकते हैं। रजवाड़ों की विलय की समस्या थी क्या? ब्रिटिश भारत की अगर आप बात करें जाए तो उस समय भारत जो था ना, ब्रिटिश हिस्सा, वो 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक हिस्सा कौन सा? एक हिस्सा वो जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था और ब्रिटिशर्स का नियंत्रण इस पर पूरा होता था, ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स के। और दूसरा हिस्सा होता था दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट भी वैसे तो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में ही मान लो, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स की ये लोग बात भी नहीं टाल सकते हैं। ये लोग वहाँ पे राजकुमार जो थे शासन चलाते थे और राजकुमार जो थे ब्रिटिशर्स के वर्चस्व को स्वीकार करते थे। वो कहते थे कि हाँ, भारत के अंदर जो कंट्रोल है या पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है, बांग्लादेश के अंदर जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स का है, हमें राजकुमारों को उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन बस ये था कि ब्रिटिशर्स के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें आंतरिक मामलों का नियंत्रण राजकुमारों के पास होता था और इसका वो फ़ायदा उठाते थे। जैसे आपको चैप्टर के अंदर तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी का नाम दिया। इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी के तहत ये लोग अपने इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं, जो आंतरिक मामले होते हैं, उन पर फैसला कर सकते हैं। तो ये था, यानी कि कहने का मतलब क्या था कि ब्रिटिश भारत के अंदर 2 स्टेट थे, एक ब्रिटिशर्स का था और एक रियासत का था। तो जब ब्रिटिशर्स का हिस्सा तो ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के हिस्से में तो कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान तो अलग हो रहा है, लेकिन रियासतों को करे क्या? रियासतों को करेगा। तो कहने का मतलब ये था कि आज़ाद भारत के सामने रियासतों की भी चुनौतियां थी, क्योंकि भाई उनके पास अपनी खुद की पैरामोंसी दे दी थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने उनको कहा था कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो तुम इंडिया के साथ चले जाओ, और या तो तुम अपना खुद का ओन स्टेट बना लो, अपनी खुद का देश बना लो। तो ये चुनौती जो थी ना बहुत बड़ी थी। तो समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जब तक हम हैं, जब तक तो आप अपने क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो इन 565 रियासतों का अपना खुद का हुकूमत इनके सामने आ जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी के तहत क्या क्या आ गया? या तो आप पाकिस्तान इंडिया में चले जाओ, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और या तो अपना स्वतंत्र देश बना लो। समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करना था, तो इसकी वजह से हमने इनको 3 ऑप्शन दिए तो थे, लेकिन दोस्तों समस्या का रुख देखने के लिए हमने सबसे पहले देख लिया कि काफ़ी राजकुमारों ने कहा कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसमें से त्रावणकोर पहला शासक था जिसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं एक
एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता हूँ। हैदराबाद के निज़ाम ने घोषणा कर दी कि मैं भी एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता हूँ, और भोपाल के नवाब ने भी बोल दिया कि मैं संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। तो दोस्तों हिंदुस्तान के सामने क्योंकि लोकतंत्र का एक खतरा था, तो लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा था, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कहा भैया लोकतंत्र अगर बनाना हो तो लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोग समान हो। यहाँ पर देशी रियासतें समान नहीं हो पाएंगी, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सरकार का नज़रिया क्या था? सरकार का नज़रिया यही था कि भारतीय स्वतंत्रता के हिसाब से उनका उद्देश्य था कि एकता रहे, आत्मनिर्णय रहे, लोकतंत्र बना रहे, और उसके साथ साथ अधिकांश रियासतें जो है सरकार को ये बोल रही है कि वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश करेगी, मतलब उनका अपना खुद का शासन होगा। तो सरकार ने सोचा, सरकार ने स्टेप लिया, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिटिश रियासतों को तो देश में विलय कर ही लिया, लेकिन साथ साथ जो रियासतें आज़ाद हैं, जो 565 रियासतें दोस्तों आज़ाद हैं, उन 565 रियासतों का क्या किया जाए, वो पाकिस्तान के साथ ना जाए, भारत के साथ ही बनी रहें, उसके लिए इन्होंने स्टेप लिए। अधिकांश रियासतों को बहुत चालाकी से विलय किया गया और भारत के संघ के अंदर मिलाने की कोशिश करी गई। इवन छत्तीसगढ़ के अंदर 26 से ज़्यादा रियासतें थी, छत्तीसगढ़ के अंदर 15 से ज़्यादा रियासतें थी, उड़ीसा के अंदर 26 से ज़्यादा रियासतें थी, सौराठ एक जगह थी जैसे आप महाराष्ट्र बोलते हैं, वहाँ पर 14 बड़े थे और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे, उनकी रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए उनके सामने चुनौतियाँ थी, तो उसको शामिल कराने के लिए काफ़ी लोग शामिल हो गए, है ना। दूसरी बात ये थी कि भारत ने इन लोगों के लिए एक लचीला रुख अपनाना था। मतलब कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि हम आपको प्रीवी पर्स जैसी चीज़ें देंगे। अब दोस्तों प्रीवी पर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, प्रीवी पर्स के बारे में आगे आएगा भी चैप्टर में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, है ना। और उसके साथ साथ विभाजन की प्रक्रिया के अंदर काफ़ी हद तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत चालाकी से, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री बने, उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से 565 रियासतों को अपने साथ विलय कराने में पूरी सहमति जताई। और जो जो रियासतें हमारे साथ आती थी उन सभी से हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरीके का माँ कसम है, मतलब जिन देशों को हम माँ कसम देते हैं कि कहने का सेंस ये है कि भाई आप हमारे साथ आ चुके हैं, आपकी ज़ुबान नहीं, आपने रिटर्न बेसिस पे हमें एक लेटर पे साइन कर दिया है और ये कहा है कि अब आप भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी, क्या थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब आप जानेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो हमारे लौह पुरुष थे। लेकिन कुछ ढीठ थे जो हमारे साथ नहीं आए, जिनमें से जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये 4 ढीठ थे जो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में विलय नहीं हुए थे। तो इस चैप्टर के अंदर आप हैदराबाद और मणिपुर के बारे में जानेंगे। चैप्टर 8 जब आएगा तो आप कश्मीर के बारे में जानेंगे। तो हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद जैसे कि आप सभी को पता है, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासतों में से एक था और जो निज़ाम वहाँ का राजा था वो दुनिया का सबसे दौलतमंद राजाओं में से एक था। इसकी बहुत सारी कहानियाँ आपको किताबों के अंदर तो नहीं पर दूसरी किताबों के अंदर मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने घरों के अंदर तक गड्ढे करवा के उनमें सोने भरवा के रखवाए हुए थे, इतना बेशुमार दौलत थी। रिसेंटली इसका पैसा अभी अमेरिका के अंदर के कुछ बैंकों में भी फंसा हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि बंदा शुरुआत से ही बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में से एक था, लाइक यू कैन से जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स। तो ऐसा ही निज़ाम चाहता था कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा हैदराबाद अलग बना रहे। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि 1947 तक भी भारत के साथ विलय नहीं था। भारत के साथ इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कराया था। इसे बोलते हैं यथासंभव स्थिति, यानी कि जैसा वो है वैसा ही रहेगा, वो बस भारत के साथ बना रहेगा, लेकिन वो भारत के अंदर होने वाले लोकतंत्र, भारत के अंदर होने वाली पॉलिसीज़, मौलिक अधिकार, उन सब को वो नहीं चाहता है। तो कहने का सेंस आपको समझ में आ गया होगा, वो पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होना चाहता, बस वो चाहता है कि मेरा आज़ाद हैदराबाद बना रहे। तो उसने स्टैंड स्टिल की पॉलिसी भारत के साथ बनाई। 1 साल तक इसका समझौता चला और नवंबर के अंदर लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1 साल के बाद ये जो संधि थी वो ख़त्म होने वाली थी। इसी बीच उसका रिलेशन कहीं ना कहीं भारत से बना रहा। लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होनी चालू हुई कि हैदराबाद के अंदर जो लोकल लोग थे वो निज़ाम को चाहते नहीं थे। निज़ाम को इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि एक तो मुसलमान था वो, और ऊपर से क्या कहते हैं, अमीर तो है लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से हैदराबाद के बीच जो शासन वो चला रहा था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। दैट इज़ वाई वहाँ के लोकल लोगों ने निज़ाम के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया। बहुत सारी बुकों में ये भी लिखा हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने मदद भी करी थी ताकि ये स्वतंत्र देश बन जाए जल्द से जल्द। हैदराबाद के बहुत सारे शहरों के अंदर आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। तेलंगाना के जितने भी किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। स्पेशली ये कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन कर रही थी क्योंकि इस आंदोलन से वो भी परेशान हो रही थी निज़ाम के शासन की वजह से। इसी वजह से इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हैदराबाद के अंदर निज़ाम के खिलाफ यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई। तो दोस्तों अगर आप मैप में जाएंगे हैदराबाद के तो आप देखेंगे कि मैप जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन हिंदुत्व देशों से जुड़ा हुआ, उनकी बाउंड्री से टिका हुआ देश है। आंध्र प्रदेश से भी है। तो कहने का सेंस ये है कि हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे मुसलमान राज कर रहा था, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। महिलाएं भी साथ आई, तेलंगाना के किसान भी साथ आए, और इन सब को साथ देने के लिए किसने स्टेप लिया, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने नेतृत्व संभाला। और हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो, पूरे वर्ल्ड कह रहा हूँ सॉरी, पूरे भारत में तो कांग्रेस पार्टी ही चल रही थी, वो उन्होंने पूरी तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाने में मदद करी। लेकिन दोस्तों क्योंकि निज़ाम पे इतना पावर था, इतना पैसा था कि उसके जवाब के लिए निज़ाम ने अपने पैरा सैन्य भेजी। पैरा सैन्य जिसे बोलते हैं राजकारों को। राजकार एक तरीके की सेना ही हो गई, उस सेना को भेजा गया। यानी कि बंदा इतना अमीर था कि इसने अपनी खुद की सेना भी रखी हुई थी। देख सकते हैं आप कितना अमीर था ये। आज की डेट में अव्वल दर्जे का, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत रिच हो सकता है। उस टाइम पे इसने अपनी सेना रखी हुई थी। अब राजकारों ने क्या किया दोस्तों, राजकारों ने जो गैर मुस्लिम लोग थे ना, चाहे वो सिख मान लीजिए, पंजाबी मान लीजिए, चाहे हिंदू मान लीजिए, पारसी, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, जितने लोग थे ना, उन पे ज़्यादा अटैक करा। इसकी वजह से वहाँ पर जो राजकार थे उन्होंने पूरी तरीके से उनके लोगों के साथ मार पिटाई करी, उनकी लड़कियों के साथ, वुमेन्स के साथ रेप किए। और इन सभी वजह से भारत देख रहा था कि पूरा भारत आज़ाद है, लेकिन हैदराबाद के अंदर एक सिचुएशन थी। इसकी वजह से सितंबर में 1948 में, एक साल बाद ही, जब स्टैंड स्टिल की संधि खत्म हो गई, तो भारत के लोगों ने उस समय पे हैदराबाद से लड़ाई करी और अपनी सेना भेजी। और सेना भेजने के बाद काफ़ी समय तक रुक रुक कर उन्होंने लड़ाइयाँ करी। और लड़ाई करने के बाद हैदराबाद इतना पावरफुल तो है नहीं कि वो देश के सामने टिक जाएगा, इसलिए फाइनली उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरीके से आज़ाद भारत, इसको ऑपरेशन पोलो बोला जाता है अगर आपको याद हो। तो इस तरीके से इसके चलते हैदराबाद का जो निर्माण था वो हो रहा था, लेकिन वो भारत के अंदर विलय हो गया था। ये इमारत तक पहुंचा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो दिस इज अबाउट द हैदराबाद स्टोरी। एंड देन टॉक अबाउट मणिपुर। दोस्तों मणिपुर जो है ना, वो आज़ादी के चंद रोज पहले भी क्या कहते हैं, वहाँ के जो राजा थे, जैसे बोध चंद्र सिंह बोला जाता है, यहाँ बुद्ध चंद्र सिंह लिखा हुआ है पर बोध चंद्र है उनका नाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किताबों के अंदर बोध चंद्र सिंह है। वो भारत सरकार के साथ काफ़ी सहमति रही उनकी, मतलब उन्होंने सहमति पत्र पर साइन करा। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ और जनता से हम क्या करते हैं, हम चुनाव करवा लेते हैं। तो मतलब मणिपुर एक ऐसा स्टेट बना जिसने 1948 के अंदर संवैधानिक राजतंत्र बनाया। जैसे कि अमेरिका और सॉरी जैसे ब्रिटेन के अंदर आज भी चलता है ना कि रानी राज करती है लेकिन फिर भी वहाँ पे वोटिंग चलती है, ऐसा ही मणिपुर एक ऐसा पहला स्टेट बना जहाँ पे लोगों ने पूरी तरीके से क्या किया, लोगों ने वोट दी और उसके बाद राजा के शासन को भी मान लिया था। लेकिन मणिपुर के अंदर जो विधानसभा थी वो जो भारत की विधानसभाएं थी उसमें विलय नहीं होना चाहती थी। तो मणिपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे पहले मताधिकार हुए थे, आप देख सकते हैं। इसलिए पहला आप कहीं यूपीएससी के क्वेश्चन में आ जाए तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि भारत मणिपुर का पहला एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सार्वभौमिक विशक मताधिकार अपनाया गया था। और मणिपुर के अंदर पूरी तरीके से अब यहाँ पे जो विधानसभा बनी थी तो मणिपुर की अगेन कांग्रेस, आपको पता ही है, वो कांग्रेस जो थी वो राज्य की विधानसभा का समर्थन नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, आप लोगों को पहले भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि सरकार ने महाराजाओं के ऊपर दबाव डाला और ये कहा गया कि आप
जो इंडियन टेरिटरीज है उसमें मिले पहले। तो इसकी वजह से जो भारत है वो वहाँ के महाराजाओं पे ऊपर वो ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए 1949 के अंदर समझौता हुआ एंड देन फाइनली जो मणिपुर है वो भारत के अंदर विलय हो गया था। इसके अगेंस्ट में बहुत गुस्सा भी मणिपुर के लोगों को और बहुत आक्रोश भी है जो आज भी है, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमें अखंड भारत का सपना बनाना था और हमें लोकतंत्र में सभी को समान लाना था। दैट इज़ वाई हमने इसके अंदर वल्लभ भाई पटेल ने कैसे बताया कि जूनागढ़ जो आज़ादी के बाद भी हमारे साथ नहीं आ रहा था उसे साथ में लेके आए, हैदराबाद निज़ाम जो इतनी बड़ी सेना थी जिससे वॉर हुआ, और कश्मीर के बारे में आप चैप्टर 8 के अंदर देखेंगे। एंड देन मणिपुर के बारे में भी आज तक कहीं ना कहीं जो हमारे राजा थे वहाँ पर जो पहला स्टेट बना था इलेक्शन वाला, उनको भी कैसे न कैसे करके हमने एक साथ लेके आए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि बंटवारा और देसी रियासतों का हमारे नेशन के अंदर मिलना सिर्फ और सिर्फ समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, समस्या और आगे भी थी। और भारत के जितने भी स्टेट्स थे उनकी जितनी भी इंटरनल बाउंड्रीज थी उनको तय कर पाना बहुत मुश्किल था। एट प्रेजेंट टाइम जैसे कि आप देखते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम 29 स्टेट बने थे एंड देन बाद में 28 स्टेट हो गए हैं। तो कैसे हमने जम्मू कश्मीर को विलय कर लिया प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, लेकिन अगर हम इतने पास्ट में जाएं तो उस समय पे राज्यों की सीमाओं को तय कर पाना बहुत मुश्किल था। तो कहाँ कहाँ पे कौन सी सीमाएं होंगी उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई थी। लेकिन दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ऐसे ही नहीं करी गई थी, इसके बहुत बड़े मैं बोल सकता हूँ बैकग्राउंड में हिस्ट्री चल रही थी कि सही मायने में कैसे तय किया जाएगा कि भाई कौन सा स्टेट बिहार हुआ, कौन सा पश्चिम बंगाल हुआ, कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सा पंजाब, कौन सा हरियाणा, कौन सा दिल्ली, कुछ नहीं पता था उस समय पे। तो कहने का सेंस मेरा यही है कि यानी कि जो ड्रॉ करनी थी इंटरनल बाउंड्रीज वो बहुत मुश्किल था। तो इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए भारत के सामने चुनौती क्या थी, कहा जा रहा था कि या तो भाषा के आधार पर करो, लेकिन भाषा के आधार पर करेंगे तो देश के अंदर हमारी इतनी ज़्यादा संस्कृति थी ना कि उसे रिफ्लेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, यानी कि नेशन यूनिटी को रिफ्लेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इतने सारे कल्चर के अगर भाषा के आधार पर स्टेट्स को बांटने लग जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाषा के आधार पर तो फिर पता नहीं कितने सारे स्टेट बन जाएंगे। तो ये चुनौती थी कहीं ना कहीं हमारे सामने। तो उस समय पे ये बोला गया था कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे भाषा के आधार पर, और बोला गया था कि जितने भी लोग हैं वो भाषा के आधार पर ही जो नेशन स्टेट होंगे उनको बांटा जाएगा। अच्छा, शुरुआत में दिक्कत बस इसीलिए थी क्योंकि जब कॉलोनिज्म था, मतलब हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आए हुए होंगे तो उन्होंने, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से यहाँ से घुसना चालू करा था और इधर के इलाकों में उन्होंने अपनी टेरिटरीज बना रखी थी। तो जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश सरकार था तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे इलाके जीत लिए थे तो वो इलाके तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आ गए, लेकिन बाद में जो इलाके थे वो उस समय रियासतों के थे, बहुत रजवाड़ों के थे वो इलाके, है ना। वो क्यों? क्योंकि उस समय पे जितने इलाके ब्रिटिश जीत पाए वो इलाके उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बोल दिए, बाकी प्रांत तो खैर राजाओं के थे ही। तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब पूरा देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद भारत के बनने के बाद कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि जो देसी रियासतें थी वो भी विलय हो चुकी है, तो अब स्टेट के नाम रखे कैसे जाए, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद नेताओं को डर बस यही था कि 1947 के बाद जब राज्यों को बांटा जाएगा तो नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाइयाँ हो सकती है। इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है तो भाषा के आधार पर नेताओं को डर था कि अगर प्रांतों को बांटा जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा विवाद, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, देश टूटने का खतरा भी हो सकता है। तो नेताओं को ये तो डर लगा ही हुआ था। और साथ साथ उनको ये भी था कि अगर कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं तो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा उस समय पे, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के लोगों की दूसरी सोच है, दूसरी कैटेगरी के लोगों की दूसरी सोच है ना। इस वजह से देश के सामने ये चुनौती थी कि कैसे हम लोग पूरी तरीके से किस स्टेट को क्या नाम देंगे। और मतलब रियासत जो थी, प्रिंसली स्टेट जितने भी थे वो तो हैड नॉट बीन डिसाइडेड, उन्हें तो ये भी डिसाइड नहीं करा गया था कौन से इलाके में उनको रखा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये था ये रियासतें इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इन्हें स्टेट बना दिया जाए, इतनी छोटी भी नहीं थी कि इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए। वो सिर्फ इसलिए चुनौती उनके सामने हमें फेस करनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं रजवाड़े जो थे वो सोच रहे थे कि हमें किस स्टेट के अंदर डाला जाएगा।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था कि ठीक है भाषा के आधार पर हम स्टेट्स को बांटेंगे, लेकिन दिक्कतें मैंने आपको बता दी क्या थी। अब यहाँ पे होता क्या था कि जब केंद्र के नेतृत्व में चीज चलाई जा रही थी तो जो लोकल लीडर्स होते थे ना किसी भी स्टेट्स के, वो कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स पूरी तरीके से विद्रोह करने के लिए सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर भाषा के आधार पर बांटा जाएगा तो सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा विरोध होना चालू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो विरोध होगा ही होगा। तो इसका फैसला स्थानीय जो लीडर्स होते हैं उन लोगों ने चुनौतियां दी, जिसमें से एक था सबसे बड़ा जो मूवमेंट चलाया गया था, कहा गया था कि भाषा के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो तेलुगु भाषी लोग जो थे, जो तेलुगु बोलते थे मद्रास के अंदर, अब मद्रास दोस्तों उस समय छोटा नहीं था, मद्रास उस समय पे तमिलनाडु और मद्रास के प्रांत, इवन आंध्र प्रदेश के कुछ स्टेट भी उसके अंदर शामिल थे, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं केरल और कर्नाटका के अंदर भी समस्याएं चलती रही, इवन आंध्र प्रदेश के अंदर भी समस्याएं चलती रही। तो कहने का मतलब यही है कि भाषा के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो आंध्रा भाषा अलग थी, तेलुगु भाषा अलग थी, तो उसके हिसाब से मद्रासी अलग थी, तो वो सब चाहते थे कि हमारा अलग अलग स्टेट बने। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ये है कि मद्रास प्रांत के एक तेलुगु भाषी व्यक्ति जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट करा। ये दिग्गज गांधीवादी थे, इन्हें पोट्टी श्री रामुलु बोलते हैं, आप देख सकते हैं पोट्टी श्री रामुलु, ये बहुत गांधीवादी नेता थे। इन्होंने क्या करा, ये कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने क्या करा अनिश्चित काल पर उपवास रखा और 56 दिन तक इन्होंने उपवास रखा और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई तो मद्रास की रेसिडेंसी में, मद्रास की विधानसभा में कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उसका कारण क्या था कि भाई अगर मद्रास को निकाल रहे हो तो मद्रास की भाषा के आधार पर अगर बांट रहे हो तो भाई आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाओ और तेलुगु को अलग स्टेट बनाओ। तो इस हिसाब से आंध्र प्रदेश जो था वो राजनीतिक इन सारी गतिविधियों की वजह से आंध्र प्रदेश को 1952 में एक नया स्टेट बनाया गया। तेलंगाना की वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी और पहला आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो इसके हिसाब से फिर आंध्र प्रदेश ने जब भाषा के आधार पर राज्य को बांटने की कोशिश करी तो बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर बंटने चालू हो गए थे। तो कहने का मतलब ये कि गंभीर चुनौती तो थी। इसके लिए क्या किया, इसके लिए 1943 के अंदर क्या कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई और उसके बाद एक फैजल अली कमीशन आया था। फैजल अली कमीशन ने कहा था कि भाई ऐसा है, इस आयोग का काम क्या होगा, ये पेपर में ज़्यादा ज़रूर आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है तथा इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या है, मतलब उनकी रिकमेंडेशन क्या है। तो फैजल अली कमीशन ने ये बताया था कि ठीक है अगर आप राज्य को बांट रहे हो तो आप भाषा के आधार पर बांटो। तो इस हिसाब से 1956 के अंदर ये अधिनियम पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको पारित किया और 1956 के अंदर ये तय हो गया था कि ठीक है भाषा के आधार पर 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो दोस्तों आपको कमेंट ये करना है कि 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, यानी कि 6 यूनियन टेरिटरीज उस समय पे कौन सी थी, आपको ये कमेंट करना है। और उसके बाद भाषा के आधार पर जो थी इलाके बंटने चालू हो गए। तो आपके सामने ये मैप है कि 1956 के अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी एंड देन उसके बाद 1956 के बाद आप देख सकते हैं 1963, 1974, 74, 72, 89, 72, 66 एंड देन रिसेंटली 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इन सब का निर्माण हुआ था और 2014 रिसेंटली के अंदर तेलंगाना भी जो था भाषा के आधार पर अलग हुआ था, जो उस समय पे नहीं हो पा रहा था। तो कहने का सेंस यही है कि आज भी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अभी भी कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर नए स्टेट बनाने की मांग की जा रही है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर भाषा के आधार पर ऐसे नए नए स्टेट्स की मांग बढ़ती रही तो आप सोच सकते हैं अभी 29-28 स्टेट हैं और बाद में सोचे कितने स्टेट और बढ़ते चले जाएंगे। असम के कुछ राज्य के अंदर भी अभी भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की मांग की जा रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। तो आप इसे कैसे लेते हैं आप ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में। ये वीडियो खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या पसंद आया। So this is it in this part. तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।